सल्तनत उस्मानिया की तारीख अजीम फातेहीन और ताकतवर हुक्मरानों से भरी पड़ी है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो जुर्रत, बगावत और एक बहुत ही अलमनाक अंजाम की दास्तान सुनाती हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही नौजवान सुल्तान की जिसने पूरे सिस्टम को चैलेंज करने की हिम्मत की और फिर उसकी कीमत अपनी जान दे के चुकाई। ये सिर्फ कोई आम हिंदसा नहीं है। सल्तनत उस्मानिया की 600 साल तारीख में ये अदद एक ऐसे वाक़े की तरफ इशारा करता है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। एक ऐसा वाक़या जिसने सल्तनत की बुनियादें हिला के रख दीं। जी हाँ, ये पहला मौका था जब एक उस्मानी सुल्तान को उसकी अपनी ही फौज ने, उसके अपने ही मुहाफिजों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये सिर्फ एक हुक्मरान का खात्मा नहीं था, ये एक पूरे दौर के खात्मे का ऐलान था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? सिर्फ 14 साल की उम्र में तख्त पर बैठने वाला एक ज़हीन और इस्लाह पसंद हुक्मरान सुल्तान उस्मान सानी इस अंजाम तक कैसे पहुंचा? आइए इस कहानी में ताकत, अज़ाइम और बगावत की गहराइयों को समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इस कहानी के मरकजी किरदार से मिलते हैं। सुल्तान उस्मान सानी, जिसे तारीख गंज उस्मान या उस्मान जवान के नाम से भी याद करती है। सिर्फ 14 साल की उम्र में तख्त संभाला, लेकिन उस्मान कोई कठपुतली हुक्मरान बनने को तैयार नहीं था। उसे एक ऐसी सल्तनत मिली थी जहां सुल्तान का अख्तियार कमज़ोर पड़ रहा था और वो हर हाल में खुद को एक हकीकी बादशाह साबित करना चाहता था। उसने पारस के साथ अमन मुआहदा करके मशरकी सरहद को महफूज किया और फिर खुद पोलैंड के खिलाफ एक बड़ी फौजी मुहिम की क़ियादत की। मगर एक बहुत गहरा मसला था। उस्मान के दौर तक आते आते सल्तनत उस्मानिया की असल ताकत सुल्तान के हाथों से निकलकर कहीं और जा चुकी थी। यह वो ताकत थी जिसे आजकल की ज़बान में हम शायद सल्तनत की डीप स्टेट कह सकते हैं। एक ऐसी कुव्वत जो पर्दे के पीछे से हुकूमत चला रही थी और सुल्तान को भी चैलेंज करने की हिम्मत रखती थी। और ये इस दौर के पावर बैलेंस को जाहिर करता है। देखें, एक तरफ था सुल्तान जिसका इख्तियार मुसलसिल कम हो रहा था और दूसरी तरफ थे येनिचिरी। वो सिर्फ सिपाही नहीं थे, उनका अंदरूनी सियासत पर पूरा कंट्रोल था। वो सुल्तानों को तख्त से उतार सकते थे और अपनी हैसियत में किसी भी किस्म की तब्दीली के सख्त खिलाफ थे। तो ये यानीचेरी कौन थे? असल में तो ये सल्तनत की सबसे बेहतरीन जंगी कुव्वत और सुल्तान के ज़ाती मुहाफ़िज़ों के तौर पर बनाए गए थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ यही फौजी ताकत एक ऐसी ज़बरदस्त सियासी मशीन में बदल गई जो अपने मफादात के लिए कुछ भी कर सकती थी। यानीचेरी की इसी बढ़ती हुई ताकत को देखकर नौजवान उस्मान ने एक फैसला किया। एक ऐसा मंसूबा बनाया जो बहुत ही जुर्रतमंदाना और सचमुच तो बहुत खतरनाक था। ये इख्तिदार वापस अपने हाथों में लेने का मंसूबा था। और इस मंसूबे की फौरी वजह बनी पोलैंड की जंग। जब उस्मानी फौज को वहां अच्छी कारकर्दगी ना दिखाने पर एक मुआहदा करना पड़ा, तो उस्मान ने इस नाकामी का सारा इल्ज़ाम येनिचिरी की सुस्ती और बुज़दिली पर डाल दिया। बस उसने फैसला कर लिया कि अब बहुत हो गया। तो इसका मंसूबा क्या था? ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा जुआ था। पहला, अनातोलिया और शाम के लोगों पर मुश्तमिल एक बिल्कुल नई फौज बनाना जो सिर्फ और सिर्फ इसकी वफादार हो। दूसरा, और यह सबसे खतरनाक कदम था, येनिचेरी कोर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। और तीसरा, दारुल हुकूमत को ही इस्तांबुल से दमिश्क ले जाना, जो येनिचेरी के मरकज़ से बहुत दूर था। ये कोई छोटी मोटी इस्लाह नहीं थी, ये सीधा सीधा ऐलाने जंग था। उस्मान का मंसूबा तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसके दुश्मनों, हालात और शायद किस्मत ने भी उसका साथ नहीं दिया। एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो सब कुछ बहा कर ले जाता। जैसे जैसे उस्मान के मंसूबे की भनक फैली, उसके दुश्मन बढ़ते गए और फिर 1621 के मौसम सरमा में इस्तांबुल पर एक ऐसी कुदरती आफत आई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इस दौर के एक मौर्रिख बोस्तानज़ादा याहिया अफेंदी इस शदीद सर्दी के बारे में लिखते हैं जिसने आबनाए बासफोरस को जमा दिया था। वो हैरानी से बताते हैं कि लोग समंदर पर पैदल चलकर एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म जा रहे थे। सोचे जरा, इस शदीद सर्दी ने शहर को बिल्कुल मफलूज कर दिया। रसद के जहाज बंदरगाहों तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से शहर में शदीद कहत पड़ गया। इस अफरा तफरी के आलम में यूनिचेरी, जो पहले ही अपने मुस्तकबिल के बारे में खौफजदा थे, उन्हें अपना मौका नजर आ गया। साजिश करने और हमला करने का ये बेहतरीन वक्त था। और फिर वही हुआ जिसका डर था, यानी चेरी ने बगावत कर दी और ये कहानी अपने सबसे अलमनाक अंजाम को पहुंच गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। 19 मई की सुबह बगावत शुरू हुई। शाम तक नौजवान सुल्तान को पकड़कर
یدیکولے کے قلعے میں قید کر دیا گیا اور اگلے ہی دن 20 مئی کو صرف 17 سال کی عمر میں عثمان ثانی کو اسی کی قید خانے کی کوٹری میں گلا گھونٹ کر مار دیا گیا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس بغاوت کی صفاقی کی انتہا دیکھیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سلطان واقعی مر چکا ہے اور اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہا، اس کا ایک کان کاٹ کر نئی حکومت کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے، عثمان کا قتل صرف ایک شخص کی موت سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ آنے والے تمام سلطانوں کے لیے ایک کھلا اور صفاقانہ پیغام تھا کہ ان کی مرضی اب مطلق نہیں رہی، اصل طاقت اب کہیں اور ہے۔ اس واقعے نے سلطان کے اختیار کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ اور یہ ہمیں اس کہانی کے آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ آخر عثمان ثانی کون تھا؟ ایک ناتجربہ کار اور جلد باز نوجوان جس نے اپنے دشمنوں کی طاقت کو کم سمجھا، یا پھر وہ ایک دور اندیش مسلح تھا جو اپنے وقت سے بہت آگے تھا اور ایک ایسی بوسیدہ سلطنت کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا جو تبدیلی کے لیے بالکل تیار نہیں تھی؟ اس کا فیصلہ شاید تاریخ پر ہی چھوڑ دینا بہتر ہے۔